मेरा शौहर रात को बच्चों के सामने ही मेरे करीब आता। बेड हिलने की वजह से बच्चे उठ जाते थे। मैं बहुत परेशान थी। हम एक ही कमरे के मकान में रहते थे। बच्चे बड़े होने लगे थे। मेरे शौहर को काफी बार रोका, लेकिन उससे कंट्रोल नहीं होता। एक रोज मैं बाजार किसी काम से गई। जब वापस आई तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरी 15 साला बेटा मेरी 12 साला बेटी को कमरे में बेड पर कल की सारी रात शौहर के साथ वक्त गुजारने में बहुत ज्यादा थक जाती थी। मेरे जिस्म में थकावट की वजह से शदीद दर्द होता था। लेकिन आज रात फिर मेरे शौहर ने मुझसे वही मुतालबा किया। मैं थक चुकी थी। कई बार इसे कह चुकी थी कि बच्चे जवान हो गए थे, वो सब कुछ समझते हैं, आप थोड़ी एहतियात किया करें। लेकिन वो शख्स इसको मेरी कोई भी बात समझ न आती थी। इस सब का नतीजा मैं खुद देख चुकी थी और मैं ये चाहती थी कि मैं अपने शौहर को ये सारी हकीकत बताऊं, लेकिन शर्म के मारे मैं ना बता पाती थी, क्योंकि ये बात करना मुझे ज़ेब ना देता था, और वो भी अपने ही किए की बात इनसे कहूं। मेरा शौहर नईम ये ना जानता था कि बच्चों की यही उम्र होती है जिस उम्र में अच्छाई की तरह रुग़बत हासिल करते हैं या फिर बुरे कामों में दिलचस्पी लेना शुरू हो जाते हैं। बच्चे कम उम्र में ही अपने वालिदैन से सीखते हैं, और जब वो सब कुछ सीख जाते हैं तो फिर वो इसको अपनाना चाहते हैं। और बिल्कुल मेरे बच्चों ने भी ऐसा ही किया था। रात के वक्त जब नईम और मैं हम बिस्तर करते थे और हमारे इस काम करने से बच्चे उठ जाते थे, मैंने कई बार नोट किया था कि वो जाग रहे होते थे, लेकिन हमें कुछ नहीं कहते थे। दर हकीकत हमारा एक ही कमरा था, एक किचन और बाहर छोटा सा सहन था। बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ हम इस घर में गुजारा कर रहे थे। पहले तो बच्चे नहीं थे, मैं इस घर में पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि हमारी फैमिली बड़ी हो चुकी थी और बच्चे भी दिन ब दिन जवान होते जा रहे थे। इसलिए मैं चाहती थी कि हमारा बड़ा घर होता, कि बच्चे भी पुरसुकून माहौल में परवरिश पाएं और मैं भी अपने शौहर की बात मान सकूं। लेकिन ये सब कुछ आसान न था। अभी हमारे हालात इतने अच्छे न थे कि हम एक बड़ा घर खरीद सकते हैं। इसी घर में गुजारा करना था, और इसके साथ ही मेरे शौहर की यह डिमांड मुझे मजीद शर्मिंदगी का बास होना पड़ता था। मैं इन खवातीन में से नहीं हूँ जो अपने शौहरों से हर वक्त हम बिस्तर होने का मुतालबा करती हैं और कहती हैं कि इनके शौहर इनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे। मुझे बहुत ही अजीब और गरीब लगता था जब मेरा शौहर मेरे रोकने पर भी रात को मुझसे वो सब कुछ करता था जिसके लिए मैं ना मानती थी। शायद बच्चे भी हमें कई बार ये सब कुछ करता हुआ देख चुके थे, इसलिए इस दिन आलिया और अरसलान वो हरकत कर रहे थे। मैंने कई बार नईम को रोका था, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर हो चुका था। सारी रात इनको हम बिस्तर करने का शौक होता था। बेशक चाहे बच्चे जाग भी रहे होते थे, इनको इस चीज से कोई फर्क ना पड़ता था। एक कमरे में 3 बच्चे और इसके साथ गजब खुदा का एक ही बेड पर यह सब कुछ करना मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। लेकिन मैं मजबूर थी। अपने शौहर की बात ना मानती तो वो मुझे कई तरह की बातें करता, और बहुत ही अजीब और गरीब बातें करता था। ऐसी बातें जिनको सुनने से बेहतर है कि इंसान इसकी ये बात मान ले। दर हकीकत वो मुझसे कहता था कि तुम्हें अगर मेरे साथ ये सब कुछ करना तो किसके साथ करना चाहती हो? ना जाने तुम क्या चाहती हो। मेरा हक है ये सब कुछ करना, और तुम अपने हुकूक और फराइज भूल चुकी। नईम से कोई और बात करती थी, लेकिन वो इसी बात पर ले आता था। दर हकीकत मैं बच्चों की वजह से इसको ये सब कुछ करने के लिए रोकती थी, लेकिन वो सोचता था कि मैं इसके साथ हम बिस्तर नहीं करना चाहती। इन दोनों बातों में बहुत ज्यादा फर्क था, लेकिन यह बात नईम को अक्सर मैं समझा ना सकती थी। इस कदर रोमांटिक इंसान मैंने अपनी दुनिया में ना देखा था। हर वक्त इसको रोमांस के अलावा और कुछ ना नजर आता था, और तो यहाँ तक कि मेरी सारी रात इसी को रुकने और मना करने में गुजर जाते थे। यहाँ तक कि बच्चे भी हमारी आवाज और हिलने जुलने की वजह से उठ जाते थे। कई बार तो आलिया और अरसलान ने जब मुझसे पूछा कि अम्मी जान आपको रात के इस वक्त क्या हुआ है, आप क्यों उठ रही हैं, तो मैं वहीं पर शर्मिंदगी के मारे डूब जाती थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि इन लोगों को क्या जवाब दूं।
तब मैं इनसे कहती कि बेटा तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं बेचैनी महसूस कर रही हूँ और उठ गई हूँ। तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। इसी तरह के कई बहाने मैं इन लोगों को सुना देती थी, लेकिन नईम अपनी इस हरकत से बाज ना आए। मैं अक्सर इसके बारे में सोचती रहती थी और आज भी ये सब कुछ मैंने अरसलान और आलिया की हरकत को देखते हुए सोचा था और कह रही थी कि काश नईम मेरी बात मान लेते तो बच्चे इतना बड़ा गुनाह करने से बच जाते और इनके जहनों में ये बातें अभी से ना आती, क्योंकि जिन बच्चों के जहन इस तरह के हो जाते हैं ना तो वो तालीम पर तवज्जो दे पाते हैं और ना ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। ये सब कुछ मैं अपने बच्चों के साथ नहीं होने दे सकती थी। इसलिए सबसे पहले मैंने नईम से कहा कि तुम्हें इस काम को रोकना होगा। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा शौक है तो ये कॉल कर लो, ताकि मैं अपने बच्चों को अलग कमरों में सुला सकूं और खुद भी अलग कमरे में सो जाऊं, ताकि कम से कम बच्चे तो हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो। लेकिन नईम भी मजबूर था। इसके पास भी इतने पैसे ना थे कि हम अभी अभी घर ले लेते और ना ही हमारी हैसियत इतनी थी कि बड़े घरों में हम रह सकते हैं। लेकिन नईम ने मुझे हौसला दिया और कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बहुत जल्द ही ये घर ले लूंगा जहां पर हम पुरसुकून तरीके से अपनी जिंदगी बसर करेंगे। मैं खामोश हो जाती और फिर अपने काम में मशगूल हो जाती थी, लेकिन हर वक्त हर रात मेरे लिए तलवार की तरह लटकती रहती थी। अब मुझे अपनी रातों से नफरत होने लगी, क्योंकि मैं इस काम से थक चुकी थी। मुझे जरा भी इस काम में सुकून और दिलचस्पी नहीं हो रही थी। मैं खामोश हो जाती और फिर अपने काम में मशगूल हो जाती थी, लेकिन हर वक्त हर रात मेरे लिए तलवार की तरह लटकती रहती थी। अब मुझे अपनी रातों से नफरत होने लगी, क्योंकि मैं इस काम से थक चुकी थी। मुझे जरा भी इस काम में सुकून और दिलचस्पी नहीं हो रही थी और ना ही मैं इन ख्वातीन में से हूँ कि मैं चाहूँ कि मेरा शौहर हर वक्त साथ रहे और मेरे करीब रहे। मुझे भी ये सब कुछ पसंद ना था। खैर, इसी तरह जिंदगी गुजार रही थी। जब आज रात नईम ने मुझे दोबारा उठाया तो मेरे तीनों बच्चे मेरे साथ सो रहे थे। मैं इस वक्त नईम से गुस्सा होने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हें यह कैसी हकीकत बता दूं और ये कैसी बात बता दूं जिसके गुनहगार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम कभी भी मुझसे ये सब कुछ करने के लिए नहीं कहोगी। तुम्हारी वजह से हमारे बच्चों की आदतें खराब हो रही हैं। तो मैं कई बार रोकने की कोशिश की है। हर वक्त तुम्हारे दिमाग पर एक ही बात होती है, इतना भी इंसान को जिनसी लगाव नहीं होना चाहिए। अभी मैं यही कुछ कह रही थी और अपनी आवाज को इस कदर आहिस्ता करके मैं बोल रही थी कि बच्चे ना उठ जाए और ना ही वो हमारी आवाज सुन ले कि नईम ने मुझे अपनी तरफ खींचा और अपना काम करना शुरू हो गया। मुझे बेहद तकलीफ होती थी, मैं थक जाती थी और ये सब कुछ करने से बच्चे भी जाग जाते थे, क्योंकि बेड हिल रहा होता था। मैं खामोश हो गई। अब मुझे ये सब कुछ जबरदस्ती लगता था, हालांकि नईम अपने पूरे हक के साथ ये सब कुछ करते थे। लेकिन मैं अब इस चीज से थक चुकी थी। सुबह होने वाली थी और उन्होंने मुझे छोड़ा तो मैं बिल्कुल थक चुकी थी। मुझे यूं लग रहा था कि जैसे मेरी सारी ताकत खत्म हो गई हो और मैं बेजान हो चुकी हूँ। लेकिन फिर इसके बावजूद मैं उठती थी, क्योंकि बच्चों के लिए नाश्ता बनाना होता था और बच्चों ने स्कूल जाना होता था। आज जब मैं उठी मुझसे उठा नहीं जा रहा था, लेकिन मैं अपने बच्चों को क्या बताती। इनके सामने जो कुछ हो रहा था वो भी अपने आप को इसी की तरफ लिए जा रहे थे। नाश्ता बनाते वक्त तो मैंने इस वक्त को याद किया जब नईम और मेरा निकाह हो रहा है और निकाह के फौरन बाद नईम ने मुझसे एक बहुत ही अजीबोगरीब शय का मुतालबा किया था। इसको सुनते ही मुझे बहुत ही बुरा लगा था, क्योंकि जो चीज वो कह रहा था वो शादी के बाद ही मुमकिन थी। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं था कि निकाह हो जाए तो इसके बाद लड़के और लड़के को खुली छूट दी जाए और इनके जो दिल में आए वो करें। बेशक निकाह सब कुछ होता है, लेकिन रुखसती को भी काफी अहमियत दी जाती है। इसीलिए जब नईम ने मुझसे वो बात की तो मैंने इसको साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। शादी के बाद आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ इस तरह का कोई रिवाज नहीं होता और ना ही ये सब कुछ मुमकिन है। लिहाजा मैं आपसे माजरत मांगती हूँ। ये सब कुछ भी कहते हुए मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं आपसे ये सब कुछ कह रही हूँ।
खैर इसी तरह वो शाम गुजर गई, लेकिन मुझे नईम की इस बात ने बहुत ही परेशान किया। इसके इस मुतालबे पर मुझे अजीबोगरीब ख्यालात आए और शर्मिंदगी महसूस हुई, और मैं इस सोच में गुम हो गई कि वो शख्स इस तरह के बारे में कैसे सोच सकता है। आखिर इसको शर्म ना ही होगी मुझसे ये बात करते हुए। खैर मैं फिर अपने आप को खामोश करवा देती थी और कहती थी कि लड़के जज्बाती होते हैं और इनको शादी करने का बहुत ज्यादा शौक होता है, इसलिए नईम खुशी के मारे मुझसे ये सब कुछ कह रहा होगा। मैं खामोश हो गई। लेकिन हमारे निकाह के 1 साल बाद हमारी शादी हुई। इस 1 साल में नईम ने मुझसे कई बार बाहर अकेला मिलने के लिए बुलाया, लेकिन मैं इसके कहने पर एक बार भी, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं इसकी बात मान ली तो फिर वो अपनी तमाम हद पार कर लेगा। लेकिन इसके वो निकाह के बाद वाली एक रात जब इसने मुझे छत पर अकेले मिलने के लिए बुलाया था, आज तक ना भूली थी। इसने मुझे एक लड़की के हाथ पैगाम भेजा जब सब सो गए थे और नईम की फैमिली का घर दूर था, इसलिए ये लोग जब निकाह करने के लिए आए, रात का फंक्शन था, इन लोगों को काफी देर हो गई। मेरे वालिद ने कहा कि आप लोग आज रात हमारे घर ही रह जाएं। हमारी छत में ये कमरा है, वहाँ पर नईम सो जाएगा और बाकी नीचे हम तमाम लोग एक ही जगह पर सो जाएंगे। नईम इसने मौके का खूब फायदा उठाने की कोशिश की और मुझे छत पर बुला भेजा। मुझे लगा कि शायद निकाह की मुबारकबाद देनी है या फिर वो मुझे कुछ समझाते होंगे। इसी तरह के मैंने कई और ख्यालात सोचे, लेकिन जो बात मुझसे नईम की इसके बारे में मेरा दिमाग न माना था और ना ही मेरी सोच वहां तक जाती थी, क्योंकि नईम ने मुझसे अकेले में मिलने के दौरान ये बात की कि वो मेरे साथ हम बिस्तर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो कुछ वक्त मेरे साथ अकेले में छत वाले रूम पर गुजारें। जैसा उन्होंने ये बात की तो मैं शर्मिंदगी में डूब गई, क्योंकि अभी हमारी रुखसती ना हुई थी और इनको हम बिस्तर करने की पड़ी थी। मैंने इसको सख्त अल्फाज में मना किया और कहा कि ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो सकता। शादी के बाद आप जैसा कहेंगे मैं आपका हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। मैं ये सब कुछ कहती हूँ वहाँ से आने वाली थी कि नईम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि क्या तुम वाकई मुझे छोड़कर जाना चाहोगी। मैंने कहा कि जी बिल्कुल, क्योंकि मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती, और इसके साथ ही मैं वहाँ से चली गई। लेकिन बखिया जो रात बज चुकी थी, मुझे नींद न आई। अजीबोगरीब सवालात आ रहे थे, लेकिन मैं खामोश हो गई और सोचा कि शायद नईम मुझसे मजाक कर रहा होगा। इसी तरह वक्त गुजरता गया। इस 1 साल में नईम ने मुझे कई मर्तबा पैगाम दिया और कई मर्तबा मिलने के लिए बाहर बुलाया, लेकिन मैं एक बार भी ना गई थी। और शादी के बाद जब मेरी पहली रात नईम के साथ गुजरी तो मुझे यकीन हो गया कि नईम वाकई ही झूठ नहीं बोलता था और मुझसे सब कुछ करना चाहता था। वो असल में हकीकत थी। सारी रात मुझसे नईम ने बेइंतहा हम बिस्तर किया। पहले कुछ अरसे तो मैं भी पुरसुकून महसूस होती थी और खुश होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब नईम की ये सब बुरी आदत बन चुकी थी और वो हर वक्त यही करना चाहता था तो मैं थक जाती थी और मुझे अजीबोगरीब लगता था। यहाँ तक कि जब वो दोपहर को घर वापस आता या फिर कभी लेट जाता तो मुझे अपने साथ ही रखता था और हर वक्त मेरे करीब आने के लिए बहाने ढूंढता रहता था। ये इसकी मोहब्बत थी या फिर आदत थी, मैं इन दोनों से थक चुकी थी। अगर मैं कभी अपनी माँ के घर जाती और वहाँ पर 1-2 दिन रहने की इजाजत लेती तो नईम पहले तो मुझे इजाजत ना देते थे, और अगर देते थे तो कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि रात को मुझे तुम्हारे साथ के अलावा नींद नहीं आती। कभी कभी मैं खुश हो जाती थी और इसको साथ लेकर जाती थी, लेकिन जैसे ही हम वहां जाते थे तो नईम की वही रोमांस वाली आदत शुरू हो जाती थी। मेरी अम्मी का घर बहुत बड़ा था। हम ऊपर छत पर जाकर सोते थे और नईम सारी रात मुझसे हम बिस्तर करते थे। सुबह सवेरे मैं उठने के काबिल ना होती थी। मेरी अम्मी और अब्बू मेरी हालत देखकर परेशान हो जाते थे और कहते थे कि शायद तुम बीमार हो गई हो या फिर तुम्हारे साथ कोई और मसला है। मैं खामोश हो जाती और कहती कि जी अम्मी जान, मुझे बुखार है, कमजोरी की वजह से मैं उठ नहीं सकती। वालिदैन से कई बहाने बना चुकी थी। हमारा घर जहाँ पर मैं रुखसत होकर गई थी वो अकेला था, वहाँ पर और कोई इंसान न रहते थे, इसलिए नईम जो भी मेरी हालत करता था मैं इसको बर्दाश्त कर लेती थी। लेकिन जहाँ पर मेरे वालिदैन थे, मेरी रोकने के बावजूद भी नईम नहीं रुकते थे। इनको रात के वक्त इस सब के अलावा और कुछ भी नहीं सोचता था, और इसका नतीजा जो हमारे बच्चों की सूरत में निकला, इसको देखकर नईम खुद परेशान हो गए और वो जान गए कि उन्होंने बहुत ही गलत किया है।
जब इस रात भी उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती ये सब कुछ करने की कोशिश की और मैं खामोश होकर सब सहती रही। और सुबह मैंने इनको अरसलान और आलिया की सारी कहानी सुनाई, क्योंकि अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था अपने बच्चों के साथ एक ही कमरे में, एक ही बेड मैं ये सब कुछ करूं। मैंने बता दिया, जब मैं कुछ अरसे पहले फारिया के साथ बाजार कुछ सामान लेने के लिए गई तो आज इतवार का दिन था। पूरे हफ्ते का काम एक तरफ और ये इतवार का काम एक तरफ होता था। इसमें ना सिर्फ घर की सफाई बल्कि वॉशिंग मशीन लगाना और बच्चों की यूनिफॉर्म धोना फिर इनको इस्त्री करना मेरा मामूल बन चुका था। लेकिन इसके साथ ही आज मुझे बाजार जाना था, घर का कुछ सामान लेना था और मेरी छोटी बेटी फारिया की इसी जुम्मे को सालगिरह थी और मैंने इसके लिए सूट भी लेना था। ये सोचकर सुबह सवेरे मैं जल्दी उठ गई और काम में मशगूल हो गई। लेकिन मेरा जिस्म चिकनाचूर हो चुका था। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं कोई काम नहीं कर सकती। थकावट ने मेरे पूरे जिस्म पर हमला कर लिया था और थकावट हावी हो चुकी थी। खैर, मेरे बच्चे अभी भी छोटे थे, वो सो रहे थे कि मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया और इसके साथ सारा काम निपटाने की कोशिश की। इस तरह काम हो गया। मैं अपना एक छोटा बेटा घर पर छोड़कर गई और एक बेटी आलिया और बेटे अरसलान को घर पर छोड़कर गई थी। क्योंकि फारिया की सालगिरह थी इसलिए मैं इसको साथ ले गई। आलिया और अरसलान से कहा कि तुम दोनों घर पर ही रहो, किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना और ना ही घर से बाहर जाना है। मैंने आलिया से कहा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैं 1 घंटे बाद वापस आ जाऊंगी। इससे पहले अगर हमारे जानने वालों में से कोई भी हमारे घर आए तो दरवाजा मत खोलना। दर हकीकत मैं हर तौखियात से डर चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे मेरी गैर मौजूद में किसी मुसीबत में फंस जाए, इसलिए मैं इनको जहां भी जाती थी यही ताकीद करके जाती थी कि मेरे अलावा और अपने वालिद के अलावा किसी और के लिए दरवाजा नहीं खोलना, और वो ऐसा ही करते थे। लेकिन अब वो जाते हुए मुझे यह ख्याल आया कि क्यों ना मैं दरवाजा बाहर से बंद कर लूं, ताकि लोग यही समझे कि इस घर में कोई नहीं है। तो मैंने आलिया से कहा कि तुम्हें अंदर से दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है, बस आज मैं बाहर से दरवाजा बंद करके जाऊंगी। वैसे भी मैं थोड़े वक्त तक आ जाऊंगी, इसलिए तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ कहकर मैं और फारिया बाजार आ चुके थे। हमें 1 घंटे के बजाय 2 घंटे लग गए। टाइम इस कदर जल्दी गुजर गया कि मुझे अंदाजा ही ना हुआ। लेकिन जब मैं वापस आई तो मैंने आकर अपने घर का दरवाजा खोला। फारिया से कहा कि सामान को अंदर कमरे में लेके जाओ, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, मैं पानी लेकर आ रही हूँ, तुम्हें भी दूंगी और खुद भी पीऊंगी। यह कहकर मैंने दरवाजा को अंदर से बंद किया और किचन में चली गई। लेकिन जैसे मैं किचन में गई तो ये कैसा मंजर मैंने देखा, जिसको देखते ही मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे अपने ही बच्चे ये सब कुछ कर रहे हों। तभी मैंने सोचा कि इस सब इनकी कोई गलती कसूर ना थी, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा था। मैं कई बार आपको रोक चुकी हूँ, लेकिन आप रोकने का नाम नहीं लेते थे। हर वक्त आपको एक ही काम सोचता रहता था और वो था हम बिस्तर करना। इसके रवैये से मैं भी तंग आ चुकी हूँ। बच्चे जवान हो चुके हैं और वो हर बात पिक भी करते हैं। बच्चों की ये उम्र चल रही थी कि वो हर बात को वैसा ही करने की कोशिश करते थे जैसा कि हम करते थे। इस बार को उन्होंने हद ही कर दी। ना जाने वो ये सब कुछ सोच भी कैसे सकते हैं। मेरा तो दोनों बहन भाइयों से एतबार ही उठ चुका था। आलिया और अरसलान की यह हरकत जो मैंने आज अपनी आंखों से देखी थी, इसने मेरी रातों की नींद उड़ाती थी। मुझे चैन सुकून न आता था और मैं इस चीज पर मजबूर हो गई कि मैं कभी भी अपने बच्चों को अकेला घर पर ना छोड़कर जाती थी। या तो तीनों को साथ लेकर जाती थी या फिर खुद ही कहीं नहीं जाती थी। ये सब कुछ मैंने अपनी जिंदगी का शो बना लिया था। अरसलान और आलिया की हरकत में मुझे पागल करके रख दिया। मैं शदीद गुस्से में थी और मैं आज आपकी इस हरकत से तंग होकर ये सब कुछ आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने ये सारी कहानी नईम को बताई तो इन पर हैरानियों का पहाड़ टूट पड़ा। इतना ही नहीं, मैंने इनको ये सब कुछ रोकने पर मजबूर भी कर दिया। तो ये सुनकर नईम के कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इनका ये सब कुछ करना इनके बच्चों पर असर डाल सकता है। मैं तो इनको कई बार कह ही चुकी थी कि बच्चे हमें देखते हैं, वो जाग रहे होते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल में रखा करें। लेकिन इनको मेरी बात समझना आती थी। जब मैंने इनको ये खतरनाक हकीकत से आगाह किया तो वो जान गए थे कि खुद ही शर्मिंदा होने लगे और इसके बाद उन्होंने मुझसे किसी किस्म का कोई मुतालबा ना किया। हम जब तक इस घर में रहे उन्होंने मुझे कभी भी हम बिस्तर करने के बारे में ना किया था।
ये सब कुछ बताने के बाद मेरी जिंदगी भी सुकून में आ गई थी और बच्चों पर भी मैं सख्त कड़ी नजर रखती थी। इसी दौरान जब एक दिन मुझे जरूरी काम के साथ दोबारा घर से बाहर जाना पड़ा और ये ऐसी जगह थी जहाँ पर मैं बच्चों को भी साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी और इनको घर छोड़कर गई, तो जब मैं वापस आई तो मैंने दोबारा वही सूरत हाल देखा। कुछ अरसे बाद बच्चों को जब दोबारा ये सब कुछ करने का मौका मिला तो वो बाज ना आए। हालांकि इनकी खातिर नईम भी रुक गए थे और अपनी तमाम रोमांस वाली आदत को खत्म कर चुके थे, लेकिन बच्चों के दिमाग में जो उन्होंने डाला था वो बैठ गया था और वो अपने आप को इस राह पर लेकर जा रहे थे कि एक दिन वो खुद जिल्लत और रुसवाई का सामना करने वाले थे। मैं इनकी माँ थी, ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। हालांकि इस बार मैं फारिया को भी घर छोड़कर गई थी और कहकर गई थी कि तुम तीनों एक साथ बैठना और कोई भी गलत हरकत करने की जरूरत नहीं, तुम लोग बहन भाई हो। और इसी तरह के मैंने कई इन लोगों के सामने जज्बाती अल्फाज कहे, लेकिन इनको जरा असर ना हुआ। इनके दिमाग पर जो बात बैठ चुकी थी वो कभी ना उतरी। मैं जब वापस आई तो फारिया हमारे कमरे में बेड पर सो रही थी। आलिया और अरसलान दोबारा मुझे किचन में मिले, लेकिन इस बार वो बहुत ही बेहुदा तरीके से एक दूसरे को देख रहे थे और अजीबोगरीब बातें करके हंस रहे थे। मुझे इनकी ये बात भी बुरी लगी थी। मैं चाहती थी कि वो बहन भाई हैं और एक हद में रहकर खुद से बात करें। मैं जैसे गई तो आलिया मुझे देखकर हक्का पिक्का होने लगी। मैंने इसको ये एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तुम्हें मना किया था ना कि भाई के करीब नहीं जाना और ना ही इसे किसी किस्म की कोई बात करनी है, तो फिर ये सब कुछ क्या है। तब आलिया ने कहा कि अम्मी जान आपको क्या हो गया है, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। कुछ अर्से पहले जो दातानी मैंने की थी इस पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब तो मैं भाई के साथ हंस रही थी। हम अपने स्कूल में ये क्लास फेलो की बात पर हंस रहे थे। ये अब सब कुछ क्या कह रहे हैं। जैसे ही आलिया ने मुझसे ये सब कुछ कहा तो मैं थोड़ी मुतमईन हुई और इन दोनों से कहा कि कमरे में जाओ और बैग खोलकर पढ़ने बैठो। मैंने पानी पिया और कहा कि शायद मैं बहुत ज्यादा टेंशन और परेशान होने लगी हूँ और इनके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगी हूँ, इसलिए मेरी सोच में हर वक्त यही घूमता रहता है। और जैसे ही मैं इन दोनों को करीब देखती हूँ तो मुझे फौरन वही बात याद आ जाती है। खैर मैंने किचन से पानी पिया और वापस कमरे में आ गई। शाम को मेरे शौहर ने मुझे ये कैसी खबरें दी जिसको सुनते ही मैं फूलों में ना समाती थी। इसने मुझे बताया कि अब तुम्हारी तमाम परेशानियां खत्म हो गई हैं, क्योंकि मुझे कंपनी की तरफ से ये घर मिल गया है। ये घर बहुत ही खूबसूरत है और इसमें बहुत बड़ा सीन है। 4 कमरे हैं, एक किचन है और स्टोर रूम भी है। तुम देखोगे तो हैरान हो जाएंगे। हम कल ही इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने ये सब कुछ सुना तो खुदा का शुक्र अदा किया और नईम को जो बात मैंने बताई थी वो इसके दिल पर लगी थी, क्योंकि वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब नहीं कर सकता था और ना ही इनके जहन को बिगाड़ सकता था। इसलिए इसने जल्दी ही अपने अफसर से बात की और घर का इंतजाम किया। हम 1-2 दिन बाद इस घर में शिफ्ट हो गए। ये घर हमने किराए पर दे दिया और वहाँ पर पुरसुकून रहने लगे। आलिया को मैं अलग कमरे में सुलाती थी और अरसलान को भी अलग कमरे में सुला देती थी। फारिया भी आलिया के साथ ही सोती थी। इसके अलावा मैं और नईम अलग कमरे में सोने लगे और मेरी जिंदगी कुछ सुकून में आ गई। अब नईम की आदत भी थोड़ी संभल चुकी थी। वो कभी कभी मेरे साथ हम बिस्तर करते थे और इस तरह मुझे भी खुशी और राहत महसूस होती थी। हर वक्त का हम बिस्तर करना मुझे जरा पसंद न था। अब तो हमारा कमरा भी अलग हो चुका था। मैं मुतमईन और पुरसुकून होकर इसकी हर बात मानती थी और इसी तरह हमारी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत गुजरने लगी। लेकिन मुझे जब भी वो अरसलान और आलिया की बात याद आती थी तो बेहद तकलीफ होती और मैं शर्मिंदा के मारे झुक जाती थी, क्योंकि बच्चों के जहन में अब भी हमारी वो हरकतें याद होगी। वो बेड का हिलना और नईम और मेरा हम बिस्तर करना बच्चों को अब तक याद होगा। मुझे ये सोचकर बड़ी शर्म आती थी। जब भी मेरे बच्चे आपस में बैठकर बचपन की बातें याद करते थे और अपनी यादों को ताज़ा करते थे तो मैं वहां से उठ जाती थी, क्योंकि इनकी अम्मी यादों में हमारा हम बिस्तर होना और वो रोमांस करना भी आता था। इसलिए मैं इनकी महफिल में ना बैठती थी और काम का बहाना करके उठकर चली जाती थी। खैर ये सब कुछ भी जिंदगी का हिस्सा है। इसी तरह वक्त गुजरता गया, बच्चे जवान होते गए। अरसलान मेरा सबसे बड़ा बेटा था।
और मैं चाहती थी कि इससे पहले मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी करूं, क्योंकि वो भी जवान हो चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि पहले इनके भाई की शादी हो और इसकी बीवी आए और मेरी बेटियों पर कई किस्म की बातें करे। इसलिए बेहतर यही था कि हम आलिया और फारिया की पहले ही शादी करते थे और मैंने यही किया। इनके मुनासिब रिश्ते ढूंढकर मैंने इनकी शादी बहुत ही अच्छी जगह कर दी और वो अपने घरों में बेहद मत खुश हो और मुतमईन रहने लगे। इसके बाद मैंने अपने बेटे अरसलान की शादी की। जिस लड़के से शादी की वो बहुत ही मासूम और खूबसूरत थी। इसने आकर बहुत जल्द हमारे घर को संभाल लिया। घर की तमाम जिम्मेदारियां इसने ले ली और मुझे तमाम जिम्मेदारियों से जान छुड़वाना पड़ी। काफी अरसे तक मैंने अपने तमाम हुकूक व फराइज पूरे किए, लेकिन अब बारी थी, मेरी बहू थी और इसने मुझे वो सारी खुशियां अता की जो मैं इसे चाहती थी। और बहुत जल्द खुदा ताला ने हमारे घर में एक नन्हा मेहमान भेज दिया, जिसकी खुशी में दिन रात हम बातें करते हैं और इस्तकबाल के लिए रोज महफिल सजाते थे। इसी तरह मेरे बेटे अरसलान का बेटा अयान पैदा हुआ। हमने इसकी पैदाइश पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत दावत रखी, जिसमें तमाम रिश्तेदारों को बुलाया। अब इसी तरह मेरी जिंदगी मेरे बच्चों के साथ खुशो खुरम तरीके से गुजर रही है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी दबाएं, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कल एक नई और सबक आमूज कहानी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।